Good evening everyone. Today we are going to discuss about the law of motion. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने फोर्सेस और फोर्स का बिहेवियर, फोर्स के क्लासिफिकेशन हमने किया था. अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं लॉ ऑफ मोशन. लॉ ऑफ मोशन में सबसे पहला जो लॉ है दैट इज योर गैलीलियो लॉ. ओके, गैलीलियो लॉ क्या है? गैलीलियो एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने अपना एक लॉ दिया. क्या लॉ दिया उन्होंने कि Galileo said that object move with a constant speed when no force act on them. मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स ना लग रहा हो तो वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा. जैसे अभी एग्जांपल लें, गैलीलियो के हिसाब से अगर एक बॉल लो और ग्राउंड में उसे फेंक दो तो वो इनफाइनाइट टाइम्स तक आगे बढ़ता चला जाएगा अगर उस पर फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो. सीधी सी बात है, अगर फ्रिक्शन ना हो तो कोई भी क्रिकेट का बॉल ग्राउंड में कभी रुकेगा ही नहीं. इसका मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपने मूव करा दिया है तो उसको रेस्ट में लाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी. अगर कोई फोर्स अवेलेबल नहीं है तो इनफाइनाइट टाइम्स तक वो मूव करेगा. तो वो देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है. दिस मीन्स इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस पाथ and no other force is acting upon it, the object would be moving forever. तो ऑब्जेक्ट क्या होगा? इनफाइनाइट टाइम्स के लिए मूव करेगा. क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है? दैट इज देयर इज अ नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट टाइम्स के लिए वो मूव करता रहेगा, कभी रुकेगा नहीं. एक एग्जाम्पल गैलीलियो ने लिया. इसके लिए क्या किया? सपोज करो एक बॉल ये है, इन्होंने h हाइट से इसको ड्रॉप किया. ठीक है, तो ये आगे गया. अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये कितनी हाइट तक जाएगा? इस हाइट तक जाएगा जितनी हाइट से वो गिराया गया था. क्लियर है? उसके बाद दोबारा दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या किया कि इसका इंक्लिनेशन थोड़ा और कम कर दिया. इस सरफेस का देखो इंक्लिनेशन पहले से डाउन कर दिया. अब फिर ये उसी हाइट तक जाएगा जिस हाइट तक ये ड्रॉप किया गया था. इसका मतलब जितनी एनर्जी से ड्रॉप किया गया था जब तक उतनी एनर्जी नहीं मिल जाएगी तब तक ये क्या होगा? ऊपर बढ़ता चला जाएगा. जैसे ही वो एनर्जी मिल जाएगी वही स्टॉप हो जाएगा. तीसरा केस उन्होंने क्या किया? हॉरिजॉन्टल ले लिया, फ्रिक्शनलेस सरफेस. अब जब उसी हाइट से दोबारा इसको गिराया तो वो हाइट दोबारा इसको नहीं मिलेगा. भाई जब ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अगेन दैट हाइट इट कैन नॉट बी अचीव. जब तक वो हाइट नहीं मिलेगा तब तक ये इनफाइनाइट टाइम्स तक ऐसे मूव करता चला जाएगा. इसका मतलब क्या है? जो एनर्जी आपने दिया उसको मूव करने के लिए, क्लियर है, इसे बोलेंगे mgh पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ. फर्दर अगर आपको वो पोटेंशियल नहीं मिल रही है तो ये ऑब्जेक्ट तब तक मूव करेगा जब तक ये एनर्जी इसको नहीं मिल जाती, वो हाइट उसे नहीं मिल जाती. क्लियर है? इनफाइनाइट टाइम्स तक मूव करता रहेगा. इट मींस किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए आपको एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी अकॉर्डिंग टू गैलीलियो लॉ. अगर वो एक्सटर्नल फोर्स एब्सेंट है तो ऑब्जेक्ट लाइफ टाइम के लिए चलता चला जाएगा, कभी नहीं रुकेगा. आई बात समझ में? तो इन्हीं के कंसेप्ट को यूटिलाइज करते हुए न्यूटन ने अपने लॉ को दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन. There is a three law of motion. न्यूटन के कितने लॉ हैं? There is a three law of motion. First law which is called law of inertia. First law का दूसरा नाम है law of inertia. अभी inertia क्या होता है हम अभी थोड़ी देर आपको एक्सप्लेन करते हैं. पहले ध्यान सुनिए. Any object remains in the state of rest or a uniform motion along the straight line until it is compelled to change the state by applying the external force. It means if external force is not applied on any object, then object does not change their state of rest, state of motion. इसका मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो इनफाइनाइट टाइम्स तक वो रेस्ट में रहेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इनफाइनाइट टाइम तक वो मोशन में रहेगा until unless you are not applying the force on the object. क्लियर है? एग्जाम्पल लेते हैं. सबसे अच्छा एग्जाम्पल, अगर आपके घर में एक अलमीरा रखा हुआ है तो वो अलमीरा कभी भी अपने प्लेस से डिस्प्लेस नहीं होगा जब तक कि आप उसे फोर्स अप्लाई करके नहीं रोकेंगे. क्लियर है?
दूसरा, क्रिकेट का बॉल मूव कर रहा है ग्राउंड में, वो तभी रुकता है जब फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है, तभी ग्राउंड रुक जाता है। अगर वही बॉल की तरह आप सैटेलाइट को याद करिए, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट रिवॉल्व करता है, उस सैटेलाइट को रोकने के लिए, उसके सर्कुलर मोशन को रोकने के लिए वहां पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है जो कि फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई कर सके। यही वजह है कि सैटेलाइट लाइफ टाइम अर्थ के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। क्लियर है? तो न्यूटन्स लॉ वेरीफाई होता है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन देयर स्टेट, अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट स्टेट में है, लाइक स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ओके, इट नेवर बी चेंज until unless external force is applied on the object। क्लियर है? आई बात समझ में? कुछ एक्सप्लेनेशन इसका हम समझते हैं, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट देन इट विल बी रिमेन्स इन द रेस्ट, यस, until the external force is applied to change the state। Similarly, if any object will be remains in motion until an external force is applied over it change its state। तो इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है, उसके कंडीशन को चेंज करने के लिए यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। क्लियर है? ओके, दिस मीन्स ऑब्जेक्ट्स रिस्ट्रिक्ट टू इन द चेंजिंग देयर स्टेट। भाई ऑब्वियसली कोई भी ऑब्जेक्ट हो अपने स्टेट को चेंज करने का अपोज करती है। जैसे सपोज करो आप घर पे होते हो, संडे का टाइम है, मॉर्निंग में आप उठना कभी नहीं चाहते, सोचते हो आराम से उठेंगे जब तक until unless मम्मी इज नॉट अप्लाइंग द फोर्स ऑन योर रेस्ट बॉडी, जब तक वो 4 बातें नहीं सुनाती आप नहीं उठते। इसका मतलब क्या है, यू ऑल्सो डोंट वांट टू चेंज योर स्टेट। कोई बच्चा स्कूल नहीं आना चाहता, क्यों? इट डज नॉट वांट टू चेंज देयर स्टेट until unless, जब तक प्रेशर ना हो किसी का, टीचर का, पेरेंट्स का। ठीक वही कहानी न्यूटन ने ऑब्जर्व किया ऑब्जेक्ट के बारे में। कोई ऑब्जेक्ट अपने स्टेट को तभी चेंज करेगा जब फोर्स अप्लाई करो। इज इट क्लियर? आइए इसकी अगली कहानी में डिस्कस करते हैं। इसके कई एग्जांपल्स अपने डेली लाइफ में देखते हैं। क्या एग्जांपल्स हैं? अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल्स बैकवर्ड व्हेन बस स्टार्ट मूविंग सडनली। अब ध्यान सुनिएगा, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। सपोज करो ये एक बस है, मैं एक ब्लॉक के फॉर्म में बस को बना रहा हूं, क्लियर है, और बस में कोई बंदा खड़ा है, दैट पर्सन इज इन स्टैंडिंग कंडीशन। तो बस भी रेस्ट में है, बंदा भी रेस्ट में है, हाँ या ना? क्लियर है? लेकिन जब बस सडनली मूव किया तो बस पूरा पूरा मूव करेगा। तो देखो ध्यान से, बस के कांटेक्ट में इसका ये लेग है, हाँ या ना? तो लेग भी मूव कर गया बस के साथ साथ, लेकिन बाकी की जो बॉडी है उसकी, ये रिमेनिंग बॉडी, लेग के अलावा जो ये इसकी बॉडी है, वो बस के कांटेक्ट में ना होने की वजह से ये वहीं का वहीं है, इसलिए बंदा वहीं रह गया, पैर आगे निकल गया तो लगता है आप पीछे गिर गए। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हो। आप कई बार शरारत करते हो, कारपेट है, ऐसे करके देख सकते हो घर में एक्सपेरिमेंट। आपका छोटा भाई हो या बहन हो, कारपेट पे खड़ी हो, आप इस कारपेट को खींचो तेजी से, आप देखोगे आपका भाई या बहन पीछे की तरफ गिर जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब कारपेट को आप खींचते हो तो कारपेट में जिसका पैर जो रखा हुआ है वो कारपेट के साथ साथ मोशन में आ जाता है, लेकिन बाकी की बॉडी रेस्ट में है, इसलिए बंदा क्या होता है, वो पीछे की तरफ गिर जाता है। आई बात समझ में? ओके, तो देखो स्टेटमेंट रीड करते हैं। दिस हैपेंस बिकॉज अ पर्सन एंड बस बोथ आर इन रेस्ट व्हाइल बस इज नॉट मूविंग। एग्जैक्टली, बस when bus is not moving both are in rest, but means as the bus start moving the leg of person start moving along with the bus, exactly, but rest portion of the body has the tendency to remains in rest। भाई बाकी की बॉडी कांटेक्ट में नहीं है तो वो रेस्ट में रहेगा। because of this the person fall backward and he is not alert। If he is not alert, अगर अलर्ट नहीं है तो पीछे तरफ गिर जाता है। क्लियर है? सेम एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दूसरा केस, सेकंड एग्जाम्पल। अ पर्सन स्टैंडिंग इन मूविंग बस फॉल्स फॉरवर्ड इफ ड्राइवर अप्लाई ब्रेक सडनली। ये सब एक्सपेरिमेंट
अपनी लाइफ में रेगुलरली देख सकते हो। एक बस है जो रन कर रही है, आप स्कूल बस में बैठते हो, सडनली बस ने क्या किया, सामने देखा कि कोई बच्चा रोड क्रॉस कर रहा, सडनली ब्रेक अप्लाई किया। तो आपने देखा हो जब ब्रेक अप्लाई करता है सडनली आप गिर पड़ते हो आगे की तरफ। क्यों? क्योंकि देखो जब बस में आप स्टैंडिंग कंडीशन में हो, दिस इज अ बस एंड इन दिस बस यू आर इन स्टैंडिंग कंडीशन, ठीक है, यू आर इन स्टैंडिंग कंडीशन, ओके। ये बस है, सपोज करिए बस का कंपार्टमेंट है, बस में आप स्टैंडिंग कंडीशन में हो, यू आर इन स्टैंडिंग कंडीशन इन द बस, ओके। बस अपनी वेलोसिटी से चल रही है तो पूरी बॉडी आपकी वेलोसिटी के साथ चल रही है। सडनली ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। जब ब्रेक अप्लाई किया तो बस की स्पीड तो कम हो गई, बस की स्पीड कम होने के साथ साथ आपके लेग जो कि बस के कांटेक्ट में है उसकी स्पीड कम हो गई, लेकिन बाकी की बॉडी उसी स्पीड से आगे बढ़ रही थी, इसलिए बॉडी आगे बढ़ गई और आपका पैर पीछे रह गया, इसलिए आप आगे गिर पड़ते हो। सेम स्टेटमेंट यू कैन रीड, दिस हैपेंस बिकॉज व्हेन अ बस इज मूविंग the person standing in it is also motion, yes or no, along with the bus. But when driver applies the brakes, the speed of bus decreases suddenly or bus comes into the state of rest. This condition, leg of person which are in contact with the bus comes in rest, while the rest part of body have the tendency to remains in motion. So person fall in forward. सीधी सी बात है भाई, बस में आप खड़े हो, बस के साथ साथ पूरी बॉडी आपकी आगे बढ़ रही है, जैसे बस रुकेगा आपका पैर बस के कांटेक्ट में है तो पैर तो रुक गया, बाकी आपका गर्दन आपकी बॉडी सारी की सारी क्या होगी, अभी भी मोशन में है, इसलिए आप आगे गिरते हो और पैर पीछे रह जाता है। ये बात समझ में? तो दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड एग्जाम्पल की बात हम आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे। आपने देखा होगा मम्मी लोग जब घर में कपड़ा साफ करती हैं, टॉवेल को पहले से तेजी से क्या करती हैं, झाड़ती हैं, साफ करती हैं ऐसे, जिससे पानी बाहर निकल जाता है और फिर इसको क्या करती हैं, हैंगर पे टांग देती हैं। ऐसा क्यों? ध्यान सुनना, वाटर लगा हुआ है टॉवेल में, टॉवेल और वाटर दोनों ऐसे रेस्ट में है। जैसे आप टॉवेल को तेजी से झटकते हो तो टॉवेल के पार्टिकल्स तो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो तो रेस्ट में रहना चाहते हैं, रेस्ट में ही है, वो कांटेक्ट में नहीं है। तो जब आप तेजी से फोर्स अप्लाई करते हो तो वाटर पार्टिकल्स वही का वही रह जाता है, टॉवेल बाहर आ जाता है, यस नो। और टॉवेल बाहर, इसका मतलब क्या हुआ, जो वाटर पार्टिकल्स है क्योंकि वही है, टॉवेल आपने पीछे कर दिया तो पानी बाहर निकल गया और टॉवेल अलग हो गया। क्लियर है? यही नहीं, आप एक काम करिएगा, किसी हैंगर पे एक कारपेट लीजिए, गंदा कारपेट, तेजी से लकड़ी से हिट करिए, उसके ऊपर स्टिक से हिट करिए, आप क्या देखोगे, सारी गंदगी बाहर आती है। क्यों? कारपेट है, कारपेट में गंदगी लगी हुई है, डस्ट लगा हुआ है, जब उसमें हिट करोगे तो कारपेट तो पीछे जाएगा, लेकिन डस्ट पार्टिकल जो उसके अंदर लगा हुआ है वो अभी भी डस्ट में रहना चाहता है और वहीं का वही गिर जाता है और कारपेट पीछे हो जाता है। क्लियर है? वही कहानी आप देखिए, बिकॉज ऑफ द जर्क droplets of water from the pores of the cloth falls on the ground and reduce the amount of water in the cloth, dried them weakly. This happens because when suddenly cloth are made in the motion of the given jerk, the water droplets in it have the tendency to remain in rest and they are separated from the cloth and fall in the ground. Here है सेम कंडीशन। आपने देखा होगा कैरम बोर्ड है, ये एग्जाम्पल बड़ा अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों के लिए। ये कैरम बोर्ड में सारे कैरम को एक साथ ऐसे लगा दिया, ठीक है। अब आप क्या करते हो, एक जब स्ट्राइकर लेते हो, स्ट्राइकर से तेजी से कैरम पे हिट करते हो तो ये वाला कॉइन निकल जाता है, बाकी चीजें डायरेक्टली नीचे गिर जाती है। क्यों? क्योंकि जिसको आपने हिट किया वो आ गया मोशन में, बाकी रेस्ट में अभी भी रहेंगे। क्लियर है? तो जिस पे आपने हिट किया वो तो मोशन में चला गया, बाकी रेस्ट में, इसलिए कॉइन बाकी वही उसी पोजीशन पे डाउन हो जाते हैं। क्लियर है? तो व्हेन एल्स ऑफ द कॉइन on the carom board is hit by the striker, coin only at the bottom moves away and leave the rest of the pills on the coin on the same places. This happens only
ड्यू टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मास एंड इनर्शिया एज वेल एज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थैंक यू सो मच बेटा।